ओके स्टूडेंट, अब है आपका क्लासिफिकेशन ऑफ एम्पलीफायर। ठीक, इससे पहले हमने देखा कि एम्पलीफायर किसे कहते हैं, कैसे वर्क, इसकी वर्किंग है, बेसिक वर्किंग। ठीक, तो आपका नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ एम्पलीफायर, प्रवर्धक का क्लासिफिकेशन या वर्गीकरण। ठीक है, तो देखो पहला जो पॉइंट है आउटपुट के आधार पर। ठीक है, अगर आपका एम्पलीफायर वोल्टेज को एम्पलीफाई करता है तो वो क्या है, वोल्टेज एम्पलीफायर है। तो ऑन द बेसिस ऑफ आउटपुट। ठीक है, तो आप सुनते जाओ धीरे धीरे पॉइंट। ठीक है, तो आउटपुट के बेस पे, ठीक है, किसके बेस पे, आउटपुट के बेस पे, या कह सकते हैं कि आउटपुट के आधार पर। तो पहला क्या होगा, वोल्टेज एम्पलीफायर। ठीक है, तो पहला क्या होगा, वोल्टेज एम्पलीफायर। ठीक है, वोल्टेज एम्पलीफायर मतलब जो वोल्टेज को एम्पलीफाई कर रहा होगा। ठीक है, दूसरा है करंट एम्पलीफायर, ठीक, जो करंट को एम्पलीफाई कर रहा होगा। ठीक, तीसरा है आपका पावर एम्पलीफायर, जो पावर को एम्पलीफाई कर रहा होगा। ठीक है, तो आउटपुट के बेस पर ये तीन है। ठीक है, ठीक, आउटपुट के आधार पर। ठीक है, अब है संयोजन शैली के आधार पर, मतलब कनेक्शन के आधार पर। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ कनेक्शन, ऑन द बेसिस ऑफ कनेक्शन। ठीक है, संयोजन शैली के आधार पर, आप हिंदी में कहना चाहो तो ऑन द बेसिस ऑफ कनेक्शन, ऑन द बेसिस ऑफ कनेक्शन। ठीक है, तो वही फर्स्ट है कॉमन एमीटर आपका एम्पलीफायर। ठीक है, ठीक, फिर कॉमन बेस एम्पलीफायर, फिर कॉमन कलेक्टर एम्पलीफायर। ठीक है, तो ये तीन प्रकार के एम्पलीफायर होगी, किसके बेस पर, कनेक्शन के बेस पर। ठीक है, अब है आपका तीसरा फ्रीक्वेंसी के आधार पर। ठीक है, कोई ऑडियो फ्रीक्वेंसी होती है, कोई रेडियो फ्रीक्वेंसी को एम्पलीफाई करता है। ठीक है, कोई इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी को एम्पलीफाई करता है। ठीक है, देखो हमारे पास अलग अलग एम्पलीफायर होते हैं। देखो कोई बहुत उच्च फ्रीक्वेंसी को या फिर उच्च आवृत्ति को एम्पलीफाई करता है, कुछ मीडियम आवृत्ति को एम्पलीफाई करता है, कुछ रेडियो आवृत्ति को एम्पलीफाई करता है। ठीक है, तो इसके बेस पर भी आपका ऑन दी बेसिस ऑफ आवृत्ति या फिर फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो क्या क्या हो गए, ऑडियो फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर। ठीक है, ऑडियो फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर। ठीक, दूसरा हो गया इंटरमीडिएट। ठीक है, इंटरमीडिएट मतलब बीच का फ्रीक्वेंसी, ना उच्च ना लो, ना हाई ना लो, इंटरमीडिएट मतलब मध्य वाला। ठीक है, तो क्या आ गया, इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर। तीसरा हो गया आपका रेडियो फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर। ठीक है, रेडियो फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर। ठीक है, अब चौथा हो गया अति उच्च। ठीक है, ठीक, वेरी हाई फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर। ठीक, तो ये चार पॉइंट याद रखने आपने। ठीक है, अब है कपलिंग के आधार पर। ठीक है, कपलिंग मतलब जोड़ना। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ कपलिंग, यही आपकी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पहला होता है आरसी कपल्ड एम्पलीफायर। ठीक है, आरसी कपल, ये अभी मैं बताऊंगा आपको क्या होते हैं, अभी आप सुनते जाओ बस। आरसी कपल्ड एम्पलीफायर, डीसी कपल्ड एम्पलीफायर, ये डायरेक्ट करंट नहीं है। ठीक है, डायरेक्ट कपलिंग है। ठीक, आरसी यहां पर आर से रेजिस्टेंस है, सी से कैपेसिटेंस है। ठीक है, आरसी कपल्ड एम्पलीफायर, और ये डीसी डायरेक्ट करंट नहीं है। ठीक है, डायरेक्ट कपलिंग एम्पलीफायर। ठीक है, ट्रांसफॉर्मर कपल्ड एम्पलीफायर। ठीक है, कपल मतलब जोड़ना। ठीक है, अब देखो ऑन द बेसिस ऑफ कपलिंग क्या है ना, अगर दो स्टेज है, एक स्टेज ये एक स्टेज ये, यहां भी एक एम्पलीफायर होगा, यहां भी एम्पलीफायर होगा, दोनों को जोड़ा अगर आरसी की मदद से, तो क्या कहलाएगा, आरसी कपल एम्पलीफायर। अगर सीधे जोड़ दिया, किसी की मदद नहीं लिया, सीधे क्वायर से, तो क्या कहलाएगा, डायरेक्ट कपल एम्पलीफायर।
अगर ट्रांसफॉर्मर की सहायता से जोड़ा है फिर वो क्या कहेगा, ट्रांसफॉर्म कपल एम्पलीफायर। वर्किंग सबका सेम होता है, ठीक है, वर्किंग सबका सेम, वही आपका कपलिंग कैपेसिटर करेगा, वही आपका ब्लॉकिंग कैपेसिटर काम करेगा, बस उनका जोड़ना, दो स्टेजों को जोड़ना वो इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, वो भी हम आगे देखेंगे, ठीक है। चलो फिर ये आपके कुछ थे ऑन द बेसिस इंपॉर्टेंट, ठीक है, होने को तो फिर बहुत है, ठीक, उतना देखिए आपका इनपुट के आधार पर है, ठीक है, लघु सिग्नल मतलब लो सिग्नल, हाई सिग्नल, तो इंपॉर्टेंट यही है आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, और इनमें से भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये तीन, ठीक है, आरसी कपल्ड, डीसी कपल्ड और ट्रांसफॉर्मर कपल्ड, ठीक। फिर इसमें एक एक्स्ट्रा आता है पुश पुल एम्पलीफायर, पुश पुल एम्पलीफायर, उसको भी आपने देखना है, ठीक है। एक एम्पलीफायर होता है पुश पुल टाइप का, उसमें भी हम ट्रांसफॉर्मर यूज करते हैं, ठीक है, दो ट्रांसफॉर्मर दो ट्रांजिस्टर यूज करते हैं, तो वो भी हम देखेंगे, उसकी वर्किंग अलग से देखेंगे। पहले हम इन तीनों के बारे में पढ़ेंगे, ठीक, कौन सा, आरसी, डीसी और ट्रांसफॉर्मर कपलिंग, ठीक है। चलो फिर देखते हैं किसका क्या खासियत है, ठीक, किसकी क्या प्रॉपर्टी है, ठीक है। चलो फिर देखते हैं। ओके, तो फर्स्ट आपका एम्पलीफायर है आरसी कपल्ड एम्पलीफायर, ठीक है, इसके बारे में देखते हैं और इसकी प्रॉपर्टीज देखते हैं, कहाँ इंपॉर्टेंट है, क्यों इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये कहलाता है आपका आरसी कपल्ड एम्पलीफायर, ठीक है। तो मैंने इसका सर्किट आपके लिए बना के रखा है पहले से, इसको देखते हैं, ठीक है। चलो फिर देखो, इसमें दो स्टेज हैं, ठीक है, देखो ये वाला यहां से यहां तक फर्स्ट स्टेज, मैंने जैसे आपको कहा ना स्टेजों में बटा होता है करके, मैंने यहाँ पर आपको समझाने के लिए दो ही स्टेज ले रखे हैं। अब ऐसा नहीं कि दो ही होगा, ठीक है, बस मैंने समझाने के लिए दो ले रखा है अभी, ठीक। तो ध्यान से देखना आपने, देखो ये यहां से इधर एक स्टेज, यहां से यहां एक स्टेज, ठीक है। देखो 1 2 3 4 है ना वोल्टेज डिवाइडर बाइसिंग, 1 2 3 4 है, ये भी वोल्टेज डिवाइडर बाइसिंग, एक ट्रांजिस्टर के पास भी है, एक ट्रांजिस्टर के पास भी है। तो कंप्लीट में एक एम्पलीफायर ये भी है, कंप्लीट में एम्पलीफायर ये भी है, ठीक है, और बाइसिंग भी दोनों के पास है अपनी अपनी, ठीक है। तो एक स्टेज ये कहलाएगी, एक स्टेज ये कहलाएगी, दो स्टेज है इसमें, ठीक है। अब दोनों को देखो, दो स्टेजों को जोड़ने का काम किसने किया है, ये रजिस्टर और ये कैपेसिटर ने, ठीक है, ठीक। तो इन तीनों की वजह से ये जो है ना, ये तीन, इन तीनों के कारण ये है आपका, ये रजिस्टर, ये कैपेसिटर, ये रजिस्टर, इन तीनों के कारण ही आपका ये दो स्टेज आपस में जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो मेनली हम कह सकते हैं कि रजिस्टर और कैपेसिटर के कारण ही आपस में कपल है, इसलिए इनको क्या कहते हैं, आरसी कपल्ड एम्पलीफायर, ठीक है। इसलिए इनका नाम क्या है, आरसी, आर से रेजिस्टेंस और सी से कैपेसिटर, ठीक, इसलिए इसका नाम कपलिंग कैपेसिटर कहते हैं, ठीक है। जो दो स्टेजों के बीच में जो कैपेसिटर लगा रहता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, सीसी से डिनोट करते हैं, और इसलिए इसका नाम होता है कपलिंग कैपेसिटर, ठीक है। और एक यहां पर भी होगा आपका, इनपुट में भी एक कैपेसिटर हो गया, मैं भूल गया होना चाहिए, यहां पर भी एक होगा जिसे हम कहते हैं ब्लॉकिंग कैपेसिटर, ठीक है। तो ये आपका सी बी बोलते हैं इसको, ठीक है, सी बी, ठीक। तो ये आपका क्या कहलाएगा, आरसी कपल्ड एम्पलीफायर, ठीक है। बस वही, यहां से आप इनपुट दोगे, ठीक है, यहां से आपने इनपुट दिया, ये जो ब्लॉकिंग कैपेसिटर है वो इनपुट को जाने देगा, या फिर कोई इसमें डीसी सिग्नल हो तो उसको पास नहीं होने देगा, ठीक है। एक और चीज ना, इससे पहले वाला वीडियो में भूल गया था, देखो यहां से जो डीसी सप्लाई है ना, देखो ये डीसी सप्लाई आया इस सर्किट में फ्लो तो हो रहा है, यहां से बाहर भी नहीं जाने देगा, ठीक है, इनपुट की ओर भी नहीं जाने देगा, क्योंकि लोड तो यहां भी होगा, ठीक है। तो इस ब्लॉकिंग कैपेसिटर का काम है यहां से डीसी को ना आने देना और ना डीसी को इसमें जाने देना, ठीक, इसलिए इसका नाम होता है ब्लॉकिंग कैपेसिटर। फिर यहां पर बाइसिंग की हुई है ताकि आपका क्यू पॉइंट फिक्स हो जाए, और इस ट्रांजिस्टर से जो सिग्नल दिया उसको क्या करेगा, एम्पलीफाई करेगा। वो एम्पलीफाई होने के बाद आपको आउटपुट कहां मिलेगा, आरसी पे, यहां पर आपको आउटपुट मिलेगा। अब ये आउटपुट यहां से होते हुए इस कपलिंग कैपेसिटर से होते हुए बेस में पहुंचेगा यहां, ठीक है। यहां पर एम्पलीफाई हुआ सिग्नल, ठीक है, एम्पलीफाई होने के बाद कहां पहुंच गया, बेस पे, ठीक है। यहां भी वही प्रोसेस होगा, ठीक, यहां भी इसको बाइसिंग कर रखी है, यहां पर जो सिग्नल आएगा उसको और एम्पलीफाई करेगा, वो एम्पलीफाई होने के बाद यहां पर आपको आउटपुट मिलेगा, वही आउटपुट इस कैपेसिटर से होते हुए आपको आउटपुट में मिल जाएगा, ठीक है। इतना आपने ध्यान देना है, ठीक, कि कहां से इनपुट आ रहा है और कहां को जा रहा है करके, ठीक है। देखो
ये जो आपका रजिस्टर है RC1, ये फर्स्ट के लिए आउटपुट पर काम कर रहा है, ठीक है, ठीक, और दूसरे के लिए, ठीक है, इनपुट का काम कर रहे हैं। समझ में आया? ध्यान से सुना आपने, ये जो RC1 है ना, फर्स्ट के लिए तो आउटपुट का काम कर रहा है। क्यों? क्योंकि यहां पर आपको आउटपुट मिलेगा, यहां पर आपको क्या मिलेगा, आपको आउटपुट मिलेगा, ठीक। तो आपका ये RC क्या है, फर्स्ट स्टेज के लिए क्या है, आउटपुट यहां मिलेगा आपको। ये जो रजिस्टर लगा है इसके अक्रॉस आपको आउटपुट मिलेगा। ये आउटपुट इस दूसरे स्टेज के लिए क्या एज ए इनपुट काम करेगा। यहां से ये इनपुट जो आउटपुट मिलेगा वो इनपुट की तरह काम करेगा और यहां ट्रांजिस्टर में जाएगा, फिर वो एम्पलीफाई होगा। फिर यहां वाला जो RC2 है, यहां पर आपको ये RC2 है, ठीक है, देख लो, ये RC1, ये RE1, ये R3 है, ये R4 है, ये R1 है, ये R2 है, ठीक है, ये आपका RC2 है, ठीक है। तो यहां पर क्या मिलेगा, वो आउटपुट, और ये आउटपुट आपको इस कैपेसिटर से होते हुए आपको आउटपुट मिलेगा, ठीक है। तो इसकी बेसिक वर्किंग ये है, ठीक। और इसको RC इसलिए कहते हैं क्योंकि जो दो स्टेजों को जोड़ा हुआ है, ये दो रेजिस्टेंस दिख रहे हैं आपको, ये रेजिस्टेंस और ये कैपेसिटर के द्वारा जोड़ा गया है, इसलिए इसको कहते हैं RC कपल्ड एम्पलीफायर, ठीक है। अब देखो, आपने इनपुट दिया तो आपको यहां पर जो आउटपुट मिलेगा ना, यहां पर जो आउटपुट मिलेगा उसका ऐसा होगा सिंबल, या फिर जो वहां पर सिग्नल होगा इस टाइप का होगा, ठीक है। तो एक फेज शिफ्ट होता है, एक स्टेज मतलब एक बार फेज शिफ्ट होना, ठीक है। फिर दूसरा लगा है आपका ट्रांजिस्टर, ये फिर इसको फेज शिफ्ट करेगा 180, फिर 180 और होगा, तो यहां से यहां तक कितना होगा 360, ठीक है। देखो 180 तो ये हो गया, 180 और होगा, तो 180 तो था ही पहले से, 180 और हो गया तो क्या होगा 360 डिग्री, ठीक है। तो ये लास्ट में आपको ऐसा मिलेगा, ठीक है। देखो हर बार बढ़ते जाएगा, इतना दिया था, फिर ये एम्पलीफाई हो गया, इतना मिला आपको, लेकिन ये उल्टा मिला है, तो ये कितना है 180 का फेज शिफ्ट है, ठीक। और उसके बाद आपको कितना मिलेगा 360 का। तो हर स्टेज 180 का करते जाता है, इसके बाद 180 और जुड़ेगा इसमें, ठीक है। तो जितने स्टेज लगे होंगे, देखो यहां 0 था, 180 जुड़ा, ठीक, फिर एक स्टेज और लगा है, इसमें 180 और जुड़ेगा, एक स्टेज और जुड़ा होता तो 180 और जुड़ता, और ये सुलटा था, फिर उल्टा, फिर सुलटा, फिर उल्टा, तो ऐसे होते रहेगा, ठीक है। तो इसे कहता हूं फेज शिफ्ट। तो अगर आपका 2 स्टेज लगा है तो उसमें आपका फेज शिफ्ट कितना होगा 360 डिग्री का, ठीक है। अगर 2 स्टेज लगा है तो आपका कितना होगा 360 डिग्री, ठीक है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि कितने फेज शिफ्ट है, देखो तो फेज शिफ्ट निकालने का फॉर्मूला होता है, देखो चलिए इसमें करते हैं, ठीक है। तो जो फेज शिफ्ट होता है ना, उसका निकालने का सिंपल सा फॉर्मूला होता है, ठीक। अगर आपसे फेज शिफ्ट पूछा जाए तो जितने स्टेज होंगे, ठीक है, n गुना 180, ठीक है, जितने स्टेज होंगे उससे आपको 180 को गुना करना है। यहां पर कितने थे स्टेज, 2 स्टेज थे, ठीक है। मैंने कितने स्टेज लिए हैं 2 स्टेज, तो 2 से गुना कर दूंगा 180 को, तो कितना आएगा 360 डिग्री। तो जितना स्टेज उतना से गुना करो और उतना आपको क्या मिलेगा, फेज शिफ्ट मिल जाएगा, ठीक है। तो ये आपका क्या था RC कपल्ड एम्पलीफायर, ठीक है। अब इसकी हम थोड़ी सी प्रॉपर्टीज देखते हैं, ठीक, ये कैसा काम करता है और इसका फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स कैसा है। मैंने आपको फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स बताया, ठीक है। इसे कहते हैं फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स, वोल्टेज गेन और फ्रीक्वेंसी के बीच में जो ग्राफ बनता है उसे ही हम क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स, ठीक है। चलो देखते हैं फिर इसका फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स कैसा है, ठीक है। ये हाई वोल्टेज पर अच्छा काम करता है या फिर लो वोल्टेज पर, ठीक। चलो फिर, ठीक है। देखो हमारा जो चल रहा है RC कपल्ड एम्पलीफायर, थोड़ा सा हमने उसका फिगर देख लिया है, ठीक, उसका वर्किंग भी समझ लिया है। अब इसका फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स कैसा होता है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स कैसा काम करता है कि हम अगर इसकी फ्रीक्वेंसी कम ज्यादा करें तो, ठीक है। तो फर्स्ट आते हैं हम लो फ्रीक्वेंसी पर, एट लो फ्रीक्वेंसी। देखो इतना डिटेल में आपके सिलेबस में है नहीं, ठीक है, लेकिन मैं आपको इसलिए बता रहा हूं ताकि अच्छे से समझ में आए आपके, ठीक है। अब मैं फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स बताऊंगा तो आपको याद रहेगा कि इसका ऐसा था तो इसमें ऐसा हुआ था करके, ठीक है। इसलिए हल्का सा, उतना डीप नहीं जा रहा हूं, हल्का सा मतलब थोड़ा सा आपको फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स बता देता हूं कि फ्रीक्वेंसी में कैसे वेरी करता है, ठीक है। मान लो लो फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। चलो फिर अब लो फ्रीक्वेंसी उसका फॉर्मूला भी लिख लेते हैं, याद भी हो जाएगा और हमें समझ में भी आएगा। XC इजिकल टू क्या होता है 1/2πf, ठीक है। देखो XC क्या है, कैपेसिटर का प्रतिरोध, ठीक है। जो आपके पास कैपेसिटर होता है ना उसका क्या है प्रतिरोध, किसके लिए, AC के लिए। देखो साफ सी बात इसमें यहां पर देखते हैं, अगर मैं DC की बात करूं ना तो DC में फ्रीक्वेंसी होता है 0,
ठीक है। डीसी में फ्रीक्वेंसी होता है 0, इसलिए डीसी में प्रतिरोध आता है अनंत, इसलिए कैपेसिटर डीसी को पास नहीं होने देता है, ठीक है। डीसी के लिए कितना आ गया प्रतिरोध? अनंत। और मैं अगर एसी की बात करूं, एसी में कुछ ना कुछ फ्रीक्वेंसी होगी, तो उसके हिसाब से उसका प्रतिरोध कुछ ना कुछ आएगा, ठीक है। अनंत नहीं आएगा लेकिन कुछ ना कुछ आएगा, ठीक है। इसलिए आपका हम कहते हैं कि एसी जो होता, सॉरी, जो कैपेसिटर होता है वो एसी को अपने से जाने देता है लेकिन डीसी को नहीं जाने देता है। चलो अब यहां पर हम आए एट लो फ्रीक्वेंसी, ठीक है। ठीक, अब लो फ्रीक्वेंसी पे क्या होगा? जो आपका कपलिंग कैपेसिटर है, कौन सा? ये वाला, ठीक है। ये आपका क्या है? कपलिंग कैपेसिटर। इसका जो रेजिस्टेंस होगा ना, क्या, सॉरी, हाँ, जो रेजिस्टेंस होगा जिसे हम रिएक्टेंस भी कहते हैं, ठीक है। जो इसका रिएक्टेंस होगा या फिर जो इसका विरोध होगा एसी के लिए, वो क्या होगा? बहुत ज्यादा हो जाएगा, बहुत ज्यादा होगा, ठीक। क्यों होगा ज्यादा? देखो ना, इसका मैंने फ्रीक्वेंसी कम कर दी, जो मैंने इसमें सिग्नल अप्लाई किया है उसकी फ्रीक्वेंसी कम कर दी। फ्रीक्वेंसी कम करने से यहां पर जो कैपेसिटर लगा है उसके कारण इसका जो प्रतिरोध है करंट के लिए या फिर जो आपने सिग्नल दिया उसके लिए बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है। देखो, मान लो मैंने यहां से एसी सप्लाई दिया, इनपुट से एसी सप्लाई दिया, हाँ, ठीक। और यहां पहुंच गया आपका एसी सप्लाई यहां पर। अब कपलिंग कैपेसिटर में आपका एसी सप्लाई जैसे पहुंचा, आपने फ्रीक्वेंसी का मान बहुत कम रख दिया, अपॉन में है फ्रीक्वेंसी। अगर नीचे कम होता है तो इसकी वैल्यू बहुत ज्यादा आती है, ये ज्यादा आएगा तो इसका मतलब आपका एक्सी भी क्या है? बहुत ज्यादा है। तो मतलब ये एसी को भी ब्लॉक करेगा, कम जाने देगा आगे। अगर एसी को अगर आगे कम जाने देगा तो आपको यहां पर जो इनपुट है वो कम जाएगा, तो आपका वोल्टेज गेन कम हो जाएगा। मतलब जो आप यहां से इनपुट वोल्टेज दोगे ना, यहीं पर ये जाने नहीं देगा आगे। तो यहां से अगर वोल्टेज कम जाएगा आगे तो आपको जो आउटपुट में वोल्टेज मिलेगा, कम वोल्टेज मिलेगा, ठीक है। क्योंकि यहां पर जो रेजिस्टेंस है या फिर जो रिएक्टेंस है कैपेसिटर का, जो प्रतिरोध है, ठीक है, विरोध करने की क्षमता है वो बहुत बढ़ गई। तो जो आपने यहां से वोल्टेज दिया, आपको फायदा हुआ, वोल्टेज गेन हुआ, लेकिन ये तो जाने नहीं देगा उसको आगे, तो आगे कम जाएगा। तो जिसमें आपको आउटपुट क्या मिलेगा? कम मिलेगा, कम वोल्टेज मिलेगा। तो आपका वोल्टेज गेन क्या हो गया? कम हो गया, ठीक है। तो लो फ्रीक्वेंसी पर वोल्टेज गेन आपको क्या मिलता है? कम मिलता है, ठीक है। ये हमेशा आपने याद रखना है, ठीक। ठीक हो गया। फिर अब देखो एक और चीज, यहाँ एक और क्या होता है, एक तो वोल्टेज गेन आपको क्या मिलेगा? कम मिलेगा। तो लो फ्रीक्वेंसी के लिए ये काम नहीं करता है, ठीक है। लो फ्रीक्वेंसी में आपका ये काम नहीं करता अच्छे से। क्यों नहीं करता है? फर्स्ट पॉइंट मैंने आपको बताया कि वोल्टेज गेन कम हो जाएगा, ठीक है। तो लो फ्रीक्वेंसी में क्या होगा? वोल्टेज गेन कम, ठीक। वोल्टेज गेन क्या होगा? लेस होगा, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट देखो, अगर मैं इसकी फ्रीक्वेंसी कम रखिए तो ये भी तो एक कैपेसिटर है नहीं? ये भी एक कैपेसिटर है। ये क्या करेगा? अपना रेजिस्टेंस बढ़ा देगा, ठीक है। रेजिस्टेंस इसका क्या हो गया? इंक्रीज हो गया। क्यों इंक्रीज हो रहा है? क्योंकि मैंने रेजिस्टेंस बढ़ा दिया है। चलो, आपको समझ नहीं आ रहा है कैसे बढ़ा, देखो, मान लो एक्सी अपॉन 1F माना, ठीक है। 2 को कांस्टेंट मान रहा हूं, और ऊपर मान लो, अभी मैं खाली एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूं आपको, ठीक है, 100 है, ठीक है, खाली वैसे भी समझाने के लिए। नीचे आपकी फ्रीक्वेंसी अगर मान लो 50 है, या फिर चलो 50 है, ठीक है। अगर फ्रीक्वेंसी 50 है तो कितना आएगा? 2 आएगा प्रतिरोध। अगर मैं इसको कम करता हूं, ठीक है, इसको कम कर रहा हूं, ठीक है, ध्यान से देखना, मैं फ्रीक्वेंसी को पहले 50 था, अब 25 करने जा रहा हूं, ठीक है। 25 अगर मैं कर देता हूं फ्रीक्वेंसी को तो कितना आएगा? 4 आएगा ना। तो आपका ये इंक्रीज हो रहा है, नहीं? देखो, 2 से क्या हो गया? 4 हो गया। मैंने फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज किया, 50 से 25 किया, सॉरी, कम कर दिया, ठीक है, इंक्रीज नहीं किया। मतलब मैंने फ्रीक्वेंसी को क्या किया? 50 से 25 बना दिया, कम कर दिया ना, फ्रीक्वेंसी कम हो गया। तो आपका जो एक्सी है, ये एक्सी क्या होता है? प्रतिरोध या फिर विरोध। किसके लिए? करंट के लिए। किसके द्वारा? कैपेसिटर के द्वारा। तो जब कम फ्रीक्वेंसी था तो ज्यादा प्रतिरोध होगा, ठीक है। तो अब यहां पर देखो, ये कपलिंग कैपेसिटर है, कॉमन एमीटर, कपलिंग तो ये, ठीक है, ये है कॉमन एमीटर कैपेसिटर। तो यहां पर प्रतिरोध हो गया ज्यादा। अब करंट आया एसी और डीसी यहां पर पहुंचे, 2 रास्ते मिले। अब डीसी तो इसमें से चले गया, यहां से तो जाएगा नहीं, डीसी चले गया। अब एसी इसके पास आया तो इसने देखा कि यार यहाँ विरोध बहुत ज्यादा है, तो क्या करता है? वो खुद भी इसी में से चले जाता है फिर, क्योंकि यहाँ प्रतिरोध बहुत ज्यादा हो गया ना, ठीक है। तो यहां पर से आपका डीसी भी चले गया और एसी भी चले गया, तो बाइसिंग क्या हो गई? गड़बड़ा गई। स्टेबिलिटी, जो इसका स्टेबिलिटी है वो ब्रेक हो गया, ठीक है। क्यू पॉइंट ऊपर नीचे खिसक जाएगा आप, और आपका जो
आउटपुट मिलेगा उसमें क्या आएगा, डिस्टॉर्शन आएगा। ठीक है, तो आपका अगर लो फ्रिक्वेंसी की बात करूं तो ये एक तो पहला आपको वोल्टेज गेन कम मिलेगा, साहिब सी बात। ठीक है, क्योंकि ये कपलिंग कैपेसिटर आगे जाने नहीं देगा ना, ज्यादा वोल्टेज ज्यादा नहीं जाएगा तो आउटपुट में ज्यादा नहीं मिलेगा। ठीक है, और दूसरा ये कॉमन एमीटर कैपेसिटर के कारण करंट इसमें से अब नहीं जाएगा, जो एसी करंट यहां पर आएगा ना वो इसमें से जाके ग्राउंड होना था, इसमें से नहीं जाना था, लेकिन अब इसका रेजिस्टेंस ज्यादा होने के कारण वो इसमें से चल जाएगा। तो आपका जो बाइसिंग के लिए लगा रखी मैंने 4 रेजिस्टेंस, उनका स्टेबिलिटी क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा और आपका क्यू पॉइंट खिसक जाएगा। ठीक है, और आपका जो आउटपुट में क्या आएगा, डिस्टॉर्शन आएगा। ठीक है, तो ये किसके लिए है, लो फ्रीक्वेंसी के लिए। तो आपका जो आरसी कपल एम्पलीफायर होता है वो लो फ्रीक्वेंसी पर काम नहीं करता। ठीक है, समझ में आया। चलो फिर अब एट मीडियम फ्रीक्वेंसी। ठीक है, मतलब अगर हम ना ज्यादा पर फ्रीक्वेंसी है ना आपके पास कम फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, इसे ही हम ऑडिबल साउंड भी कहते हैं। ठीक है, ऑडियो फ्रीक्वेंसी इसी को कहते हैं। ठीक, जो हमारे ऑडियो ना सुनने की क्षमता होती है ना वो इसी फ्रीक्वेंसी के बीच में होती है। ठीक, तो इसलिए कहते हैं इसको मीडियम फ्रीक्वेंसी। ठीक है, या फिर ऑडियो फ्रीक्वेंसी रेंज कहते हैं इसको। ठीक है, हमेशा याद रखना जो मीडियम फ्रीक्वेंसी होता है यही आपका क्या कहलाता है, ऑडियो फ्रीक्वेंसी। जो हमें सुनाई देता है उसकी आवृत्ति है ये। ठीक है, 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज के बीच होती है अप्रॉक्स। ठीक है, कहीं 50 हर्ट्ज से। ठीक, तो जो आपका बुक है उसमें 50 दे रखा है, कहीं कहीं पे 20 हर्ट्ज भी होता है। ठीक है, लेकिन अप्रॉक्स मान लो 50 से 20 किलो हर्ट्ज। ये देखना, ये हर्ट्ज है, ये किलो हर्ट्ज है। 20,000 हर्ट्ज की बात कर रहे हैं, 50 हर्ट्ज से 20,000। ठीक है, 20,000 के मतलब 1000। ठीक है, तो 20,000 हर्ट्ज, तो इसके बीच में जो आवृत्ति होती है उसे हम कहते हैं ऑडियो फ्रीक्वेंसी रेंज। अब देखो फिर इसमें क्या होता है, आपने फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी तो वोल्टेज गेन आपका जाहिर सी बात है बढ़ जाएगा। ठीक है, वोल्टेज गेन बढ़ जाएगा। ठीक है, अब देखो क्या होता है, इस रेंज में जो आपका आउटपुट मिलता है या फिर जो वोल्टेज गेन होता है ना वो कांस्टेंट होता है। ठीक है, जो वोल्टेज गेन होता है वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है। अब क्यों होता है वो देखो। ठीक है, हाँ, अब देखो आपका वोल्टेज गेन कांस्टेंट होता है, मैंने कह तो दिया आपको। अब फिर से हम फिगर में आते हैं। ठीक है, ठीक, आपने क्या किया, फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज किया। ठीक है, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करने से फ्रीक्वेंसी बढ़ाया आपने। ठीक है, तो कपलिंग कैपेसिटर का क्या होगा, रेजिस्टेंस डिक्रीज होगा। ठीक है, रेजिस्टेंस डिक्रीज होने के कारण वोल्टेज गेन बढ़ जाएगा। ठीक है, ध्यान से देखना आप। ठीक, वोल्टेज गेन बढ़ रहा है लेकिन मैंने क्या कर रखा है, कांस्टेंट कर रखा है। अब कांस्टेंट क्या होता है वो समझना आपने। वोल्टेज गेन क्या हो गया, बढ़ गया। ठीक है, इंक्रीज हुआ है। क्यों इंक्रीज हुआ है, देखो आपने यहां से इनपुट दिया ना, कुछ इनपुट दिया, ट्रांजिस्टर ने उसको एम्पलीफाई किया, यहां पर आपको आउटपुट मिला। अब वो आउटपुट इस कपलिंग कैपेसिटर यहां पहुंचा। अब यहां पर रेजिस्टेंस कम है, तो रेजिस्टेंस कम है तो आउटपुट ज्यादा जाएगा, और ज्यादा जाने से यहां पर आपको आउटपुट भी ज्यादा मिलेगा। तो आपने जो वोल्टेज दिया था, ठीक है, वो यहां पर कम रुका है क्योंकि यहां पर रेजिस्टेंस कम हो गया है कपलिंग कैपेसिटर में, तो आपको आउटपुट ज्यादा मिला, तो वोल्टेज गेन क्या हो गया, बढ़ गया। ठीक है, लेकिन मैंने आपको क्या कर रखा है, वोल्टेज गेन कांस्टेंट होता है क्या ना, लेकिन अभी तो वोल्टेज गेन बढ़ गया। ठीक है, फिर चलो अब देखो अब क्या होता है, वोल्टेज गेन, ठीक है, ये आ गया। ठीक, एक मिनट। ठीक, तो देखो फिर वोल्टेज गेन कांस्टेंट का मैंने, ठीक है, तो वोल्टेज गेन तो इंक्रीज हो गया, कहा मैंने आपको। ठीक है, क्योंकि आपने फ्रीक्वेंसी क्या किया था, इंक्रीज किया था। फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करने से क्या हुआ, आपका रेजिस्टेंस डिक्रीज हुआ, ये वाला, तो आपका वोल्टेज गेन बढ़ा। ठीक है, अब दूसरे पॉइंट में देखो, अगर ये डिक्रीज होता है तो जो यहां से करंट जाएगा ना वो इंक्रीज हो जाएगा। यहां से जो करंट जाएगा अब वो क्या होगा, ये ध्यान से देखो, ये क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। ठीक है, तो यहां से जो करंट है इसके बेस में लगा है ना, इस ट्रांजिस्टर के बेस में लगा है, तो ये क्या है, बेस करंट मिलेगा। इसके लिए क्या है, बेस करंट। तो ये बेस करंट इंक्रीज हुआ, तो क्या इंक्रीज हुआ, आईबी इंक्रीज हो गया। ठीक है, उसका रेजिस्टेंस डिक्रीज होने से इस कैपेसिटर का, कपलिंग कैपेसिटर CC1 का रेजिस्टेंस डिक्रीज होने से ये जो आगे करंट जाएगा ज्यादा जाएगा ना, जाहिर सी बात है, रेजिस्टेंस कम तो करंट ज्यादा, तो करंट ज्यादा जाने से जो बेस में जुड़ा हुआ है वो करंट ज्यादा होगा, तो बेस करंट ज्यादा हो गया, आईबी ज्यादा हो गया। अब आपको एक फॉर्मूला पता है, बीटा कॉमन एमीटर में जो करंट गेन होता है वो होता है IC/IB, होता है ना। आईबी के बढ़ जाने से आपका करंट गेन कम हो जाएगा।
ठीक है, करंट गेन के कम होने से वोल्टेज गेन भी कम हो जाएगा। ठीक है, देखो हो रहा नहीं, ये आपका क्या है, करंट गेन बीटा। अब अगर ये ज्यादा होगा, ठीक, अगर ये ज्यादा होगा आपका, तो आपका बीटा की वैल्यू कम आएगी, तो आपका करंट गेन क्या हो गया, कम हो गया, जिसके अकॉर्डिंग आपका वोल्टेज गेन कम हो जाएगा। ठीक है, तो एक तो इंक्रीज करा रहा था, दूसरा कम करा रहा है, तो दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे, तो आपका वोल्टेज क्या बने रहेगा, कांस्टेंट बने रहेगा। ठीक है, तो कांस्टेंट इस हिसाब से क्या रहता है, ये कांस्टेंट रहता है। तो इसलिए आपका जब हम आरसी कपल एम्पलीफायर यूज करते हैं तो ये मिड फ्रीक्वेंसी, मतलब मध्यम वाले में, ठीक है, मीडियम, या फिर जिसे हम कहते हैं ऑडियो फ्रीक्वेंसी के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, तो जो आपका आरसी कपलिंग है वो कहाँ यूज किया जाता है, ऑडियो फ्रीक्वेंसी में, और 50 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज के रेंज के बीच में किया जाता है। ठीक है, क्यों किया जाता है, क्योंकि उसमें उसका वोल्टेज चेंज नहीं होता है। ठीक है, तो ये हो गया। फिर अब मीडियम फ्रीक्वेंसी की बारी। अब आते हैं एट हाई, अगर फ्रीक्वेंसी हाई होगी तो, ठीक है, अगर हम फ्रीक्वेंसी हाई करते हैं तो, ठीक है, ठीक है। अब देखो, अब मैं कह रहा हूं एट हाई फ्रीक्वेंसी, कब, जब हाई फ्रीक्वेंसी, अगर मैं फ्रीक्वेंसी को बहुत ज्यादा बढ़ा दूंगा ना, बहुत ज्यादा, तो फिर आपका जो कपलिंग कैपेसिटर है उसका देखो, ये जो कपलिंग कैपेसिटर है इसका मैंने फॉर्मूला लिखा है आपको, रेजिस्टेंस का एक्सी बराबर क्या होता है, एक्सी बराबर 1/ओमेगा सी। तो मैंने फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा बढ़ा दी, तो आपका अगर ये बहुत ज्यादा कर दूंगा तो बहुत ही कम आएगा। ठीक है, तो ये जीरो के लगभग अप्रोक्स जीरो ना के बराबर हो जाएगा। ठीक है, रेजिस्टेंस, तो अगर रेजिस्टेंस ना के बराबर है तो आपका जो कपलिंग कैपेसिटर है वो क्या हो जाएगा, शॉर्ट हो जाएगा, मतलब ऐसा लगेगा कि यहां पर कुछ है ही नहीं, तो ये क्या हो गया, शॉर्ट हो गया। ठीक है, तो शॉर्ट होने से जो इससे पहले वोल्टेज गेन हो रहा था ना, और जो दूसरा वोल्टेज गेन कम हो रहा था, ये ज्यादा हो जाएगा, वोल्टेज गेन कम होना ज्यादा होगा। देखो ध्यान से सुनो, देखो जब मैं फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा बढ़ा दूंगा ना, तो आपका क्या होगा, जो यहां पर क्या है, जो आपका आउटपुट मिला, और जो इस ट्रांजिस्टर ने आउटपुट दिया वो कहां मिलेगा आपको, आरसी पे, इस यहां पर आउटपुट आ गया। अब ये आउटपुट सीधे कहां मिलेगा आपको, यहां पर इसने एम्पलीफाई किया, और फिर वो एम्पलीफाई किया आउटपुट आपको कहां मिलेगा, आपके आउटपुट में, तो आपका वोल्टेज गेन बढ़ गया पहले वाली कंडीशन से। ठीक है, ठीक है, वोल्टेज गेन बढ़ गया। ठीक, ठीक है, फिर आपने फ्रीक्वेंसी बहुत बढ़ा दी तो आपका वोल्टेज गेन बढ़ गया। क्यों बढ़ गया, सुनो ध्यान से सुनो, आपने क्या किया है, चलो पहले इसको यहां बना लेते हैं। आपने फ्रीक्वेंसी बढ़ाया तो इसका रेजिस्टेंस बहुत कम हो जाएगा, तो जितना आउटपुट यहां मिलेगा वो पूरा का पूरा कहां जाएगा, आपको दूसरे वाले ट्रांजिस्टर में चले जाएगा, और उससे आउटपुट में जो गेन है वो ज्यादा बढ़ जाएगा। ठीक है, क्यों बढ़ेगा, आपने इनपुट दिया, यहां पर जो एम्पलीफाई हुआ, अब यहां पर कुछ प्रतिरोध है ही नहीं, तो जितना आउटपुट यहां पर था उतना आउटपुट आपको कहां जाएगा, आपके दूसरे वाले ट्रांजिस्टर में, और वो भी एम्पलीफाई करके उसको आपको आउटपुट में दे देगा, तो आपका वोल्टेज गेन क्या होगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, वोल्टेज गेन बढ़ गया। अब दूसरा पॉइंट, अब क्या है कि ये ट्रांजिस्टर ना के बराबर बिहेव करेगा, मतलब शॉर्ट सर्किट हो गया, यहां पर कोई आपका कैपेसिटर नहीं है ऐसा बिहेव करेगा, क्योंकि इसका रेजिस्टेंस बहुत ही कम हो गया। रेजिस्टेंस कम, बहुत ही कम होना मतलब एज ए शॉर्ट सर्किट बिहेव करेगा। तो अब क्या होगा, ये करंट बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, बेस करंट, करंट बहुत ज्यादा बढ़ने से आपका जो ये है ये बहुत ज्यादा बढ़ गया, तो आपका करंट गेन क्या होगा, बहुत ज्यादा कम हो जाएगा। तो ये बहुत ज्यादा कम हो जाएगा बढ़ने की अपेक्षा, तो क्या हो जाएगा, आपकी फ्रीक्वेंसी और बढ़ाने से आपका वोल्टेज गेन कम हो जाएगा। ठीक है, देखो इससे पहले मीडियम वाले रेंज में दोनों बराबर थे, बढ़ भी रहा, जितना रहा था उतना घट भी रहा था, तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर रहे थे। लेकिन अब हाई फ्रीक्वेंसी में क्या होता है, कम बढ़ता है लेकिन घट बहुत जाता है। ठीक है, तो आप फ्रीक्वेंसी और बढ़ाते जाओगे तो आपका वोल्टेज गेन कम कम होते जाएगा, तो आपको ये फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स अच्छा नहीं मिलेगा, कब, हाई फ्रीक्वेंसी में। ठीक है, तो जो आरसी कपल एम्पलीफायर है आपका, उस केस में हम तभी यूज करते हैं जब क्या हो, फ्रीक्वेंसी मीडियम हो या फिर ऑडिबल फ्रीक्वेंसी हो। ठीक है, ऑडिबल फ्रीक्वेंसी के लिए ही हम आरसी कपल एम्पलीफायर यूज करते हैं। ठीक है, ओके, फिर ये आपका क्या है, आरसी कपल एम्पलीफायर। अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे डीसी कपल एम्पलीफायर। ओके स्टूडेंट, स्टे होम एंड स्टे सेफ।